तेहरान के एयरपोर्ट पर भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद बहराबाद एयरपोर्ट पर आग लग गई है। एयरपोर्ट पर कई विमानों में आग लग गई है। ये नई जानकारी सामने आ रही है। तेहरान के एयरपोर्ट पर ये भीषण हमला और बहराबाद एयरपोर्ट से उठती ये आग की लपटें, ये आग के शोले बता रहे हैं कि ये आग, ये तबाही कितनी बड़ी है। और तेहरान से एक और बड़ी खबर, तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला हुआ है। अमेरिका ने दागी है 3 मिसाइलें। कम्युनिकेशन सेंटर पूरी तरह से इस हमले में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। यहीं से ईरान में ब्लॉक होता था इंटरनेट। तो आप देखिए, वो कम्युनिकेशन सेंटर बर्बाद कर दिया गया जिसकी मदद से ईरान के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक किया जाता था, ताकि किसी तरह की कोई भी जो सूचना है वो लोगों को अगर भड़काने के पर्पस से भी हो रही है तो ऐसा कुछ भी ना हो पाए। और अब इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं तेहरान पर एक और हमले। और अहम खबर है, अमेरिकी नेवी का आक्रामक एक्शन नजर आया है। टॉमाहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया है। एक के बाद एक 13 टॉमाहॉक मिसाइलें देखिए कैसे दागी गई हैं इधर। ये अमेरिका का एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। और एक और बड़ी खबर, सेंटकॉम ने जारी किया है अमेरिकी सैन्य हमलों का नया वीडियो। अमेरिका के मुकाबले ईरान के हमले पड़े हैं कमजोर, ये सेंटकॉम का दावा। ईरान से युद्ध को लेकर सेंटकॉम का बहुत बड़ा दावा। ईरान की युद्ध क्षमता कम होने का दावा। देखिए, लगातार इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि कैसे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अहम खबर है, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हमले हुए हैं। अमेरिकी नौसेना ने FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान से यहां हमले किए हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान के बम बरसाने का दावा सामने आया है। चाबहार पोर्ट को बनाया गया है निशाना। और एक और बड़ी खबर, तेहरान से यहां पर इजराइल ने बमबारी की है। हाईवे के किनारे इजराइल ने हमला किया। हमले में कई गाड़ियां तबाह। डैश कैम में तबाही का यह मंजर रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और तेल अवीव से हमारे संवाददाता सीधे वॉर जोन से मनीष झा हमें तमाम नई अपडेट से कराएंगे वाकिफ। आप सबका रुख करें। उससे पहले एक और अहम खबर, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया है। इजराइल में हमले के बाद भयंकर विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद भीषण आग की लपटें कैसे उठी, ये देखिए। ईरान ने किए कई ताबड़तोड़ हमले। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार हुई है। रिशॉन लेजियन इलाके में गिरी है मिसाइल और इस मिसाइल अटैक के कारण भीषण आग लग गई। तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अगर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं तो पलटवार, भीषण और जोरदार पलटवार ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जो कि तेल अवीव में हुआ। ये देखिए आप, ये तेल अवीव का इलाका रिशॉन लेजियन, यहां पर आकर मिसाइल गिरी और उसके बाद कैसी तबाही मची आप देख पा रहे हैं।
और अहम खबर है, इजराइल पर फिर क्लस्टर बॉम्ब से हमला हुआ है। उत्तरी सीमा पर बैटला के पास ही अटैक हुआ। लेबनान से क्लस्टर बॉम्ब से हमले का दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर गिराई है कई मिसाइलें एक साथ। 4 मिसाइलें रिहायशी इलाके में जाकर गिरी हैं। ये देखिए आप, यह डिफेंस सिस्टम रोकने में इन मिसाइलों को नाकाम रहा। मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका होता है। ईरान ने मिसाइलें गिराई और बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाके में यह हमला किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि इजराइल इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। और ईरान युद्ध में पहली बार हुआ है 9/11 का जिक्र। ईरानी एनएसए लारिजानी का बड़ा दावा, 9/11 जैसे हमलों की रची जा रही है साजिश। एप्स्टीन से जुड़े लोग करवा सकते हैं हमला। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से सामने आया है, लारिजानी का सामने आया है। और 9/11 हमले का आरोप आने वाले वक्त में ईरान पर लगाया जा सकता है, इसके संकेत दिए गए। हमले का आरोप ईरान पर लगाने की साजिश रची जा रही है। 9/11 का जिक्र इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वॉर में पहली बार हुआ है। ईरानी एनएसए लारिजानी की तरफ से कहा गया है कि 9/11 जैसे हमलों का आरोप ईरान पर लगाने की तैयारी की जा रही है और एप्स्टीन फाइल से जुड़े लोग करवा सकते हैं हमला। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ईरान के अली लारिजानी वो आखिर 9/11 जैसे आतंकी हमले का जिक्र क्यों कर रहे हैं? 5 मायने आप जरा समझिए। नंबर 1, अमेरिकी लोगों को ट्रंप के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एप्स्टीन से जुड़े लोगों की ईरान को फंसाने की साजिश है। यह अली लारिजानी की तरफ से बड़ा दावा। 11 सितंबर 2001 को जैसा हमला हुआ था वैसा ही हमला, यानी 9/11 का जो हमला जिसमें 2 ट्विन टावर्स ध्वस्त हो गए थे, कुछ वैसे ही हमले की साजिश एप्स्टीन फाइल से जुड़े लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान ऐसी किसी भी आतंकी साजिश का विरोध करता है, यह भी अली लारिजानी की तरफ से कह दिया गया है। अगर ईरान को फंसाने की कोशिश होती है तो पहले ही अली लारिजानी इस बात से आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की अमेरिकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, यह भी कहा गया है। दावे को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत हालांकि नहीं दिया गया है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और कुछ वैसा ही किया जा सकता है फिर से ईरान को फंसाने के लिए। अलकायदा ने 4 विमान यात्रियों को हाईजैक किया था और उसके बाद 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया गया था और दोनों इसके बाद ध्वस्त हो गए थे। आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ वैसी ही साजिश फिर से एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है वो लोग कर सकते हैं, इस तरफ इशारा। बिल्कुल बिल्कुल करुणा। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। सीधे तेल अवीव अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। ये आरोप तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे हैं कि इस युद्ध के जरिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने यहां 9/11 जैसा हमला करवा सकते हैं और आरोप ईरान पर मढ़ा जा सकता है आने वाले वक्त में? मनीष। देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि चूंकि जंग के दरमियान ये होता है कि आप दुश्मन की लीडरशिप पर सवाल उठाने के लिए इस तरह की कई बातें करते हैं और दोनों ही पक्ष कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि अभी के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, इनको लेकर इनके पिताजी जो कि पहले सुप्रीम लीडर थे वो खुद ही मानते थे कि ये इस लायक नहीं है कि इनको सुप्रीम लीडर बनाया जाए, ये निकम्मे हैं और देखिए कि अब इनको बना दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि ताकि ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर की योग्यता पर शक करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये थ्योरी को आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि अमेरिका में बरसों से ये माना जाता है कि 9/11 जो है वो ओसामा बिन लादेन ने नहीं बल्कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने फ़ायदे के लिए कराया था और उसमें ओसामा बिन लादेन या और जो दूसरे आतंकवादी हैं उन सब का यूज़ किया गया था। तो उस तरह की घटना फिर हो सकती है। और जो तीसरी सबसे बड़ी थ्योरी है कि एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है सो इस जंग को शुरू किया
किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान हो और अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे की लीडरशिप पर उनके लोगों का भरोसा ना हो, उनका भरोसा टूटे, इसके लिए इस तरह की थ्योरी को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि अमेरिका में खुद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट 9/11 करा देगी और उसका भी आरोप ईरान पर मढ़ दिया जाएगा और फिर ईरान पर जंग शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जंग शुरू हो चुकी है, न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए 9/11 की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब जो भी कारण हो, लेकिन अब तो ये जंग तब तक चलेगी जब तक दोनों पक्ष में से कोई एक सरेंडर ना कर दे। और ऐसी स्थिति में इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, चूंकि मैं इजराइल में मौजूद हूँ, तो IDF ने साफ तौर पर कहा है कि ये जंग कम से कम अभी 3 हफ्ते और चलेगी और इस दरमियान इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में हजारों टारगेट को ख़त्म करेंगे, तब जाकर ईरानी सेना जो है वो पस्त हो जाएगी और उसके बाद वो घुटने टेकेगी। ये इजराइल और अमेरिका का असेसमेंट है, लेकिन हम और आप दोनों देख रहे हैं कि दोनों पक्ष किस तरीके से इस युद्ध को लड़ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि अगर 3 हफ्ते जंग खिंचती है, जैसा एस्टिमेट इजराइल की तरफ से लगाया गया है, तो कौन कहां पर पस्त होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि कई टर्निंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं। इधर ईरान युद्ध में 9/11 की बात हो क्यों रही है, इसे थोड़ा और आप तफसील से समझिए। अब इसके मायने आप देखिए। नंबर 1, अमेरिकी लोगों को ट्रंप के खिलाफ भड़काने की कोशिश, ये भी इसके एक मायने हैं। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा जो प्लान है, क्या वो ईरान की तरफ से तैयार किया गया? ऐसा हमला हुआ तो एप्स्टीन लॉबी को दोषी ठहराया जा सके, एक ये भी कोशिश है। इसके अलावा साजिश का दावा करके खुद को निर्दोष बताने का जो प्लान है, क्या वो भी ईरान की तरफ से? ईरान पर परमाणु हमला करने की वजह क्या अमेरिका ढूंढ रहा है, या अलग अलग जो मायने हैं वो हमने आपको बताया कि आखिर अचानक से युद्ध के 17वें दिन इसकी चर्चा हो क्यों रही है, तो यह हमने आपको बताया है। संजय भटनागर सर, एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले हमने अमेरिका का एक सर्वे दिखाया था और इस सर्वे में 52% लोगों ने माना कि ईरान पर युद्ध इसलिए थोपा गया क्योंकि बुरी तरह से जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे थे, उनका नाम कई जगह उस फाइल में है, यह पब्लिक है। तो क्या इससे बचने के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका इशारा ईरान की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल करुणा, जो लारजानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है ईरान में। वो नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और काफ़ी सालों से इन्वॉल्व हैं और उनकी बात का बहुत महत्व है उनके देश में। नाउ इतने इम्पोर्टेंट हस्ती अगर ये इस तरह का आरोप लगा रहा है तो ये ऑब्वियसली ये एक तरह से ज़्यादा हायर लेवल पे ले जा रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को। और जो अटेम्प्ट है बेसिकली वो डिवाइड करने की कोशिश है यूएस की पब्लिक को, कि वो उनका ध्यान लड़ाई से हटा के जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, मागा सपोर्टर्स और रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उनसे इस कॉज से, इस लड़ाई के मकसद से दूर ले जाएं और ये बताएं कि एप्स्टीन के कारण हो रहा है सब, और ये सब जो है साजिश है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से अपना ध्यान उनकी खामियों पे और अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे, और जैसे टैरिफ वॉर फेल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन उसके अगेंस्ट आया है, इन सबसे दूर ले आने के लिए। आपका अपना अंदाजा क्या कहता है, क्या अमेरिका इस हद तक जा सकता है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर अमेरिका के शहर शहर विरोध तो हो रहा है, लेकिन क्या यह कदम भी उठाया जा सकता है जिस ओर ईरान की तरफ से इशारा किया गया है? आप क्या सोचते हैं मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक और हमले की तस्वीरें दिखा दें। दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का इलाका है और ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। यहां पर हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास आग लग गई है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का ये इलाका है जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से किया गया ड्रोन अटैक था ये। और जानकारी ये मिल रही है कि ईरान लगातार यूएई से बदले ले रहा है, क्योंकि खार आइलैंड पर जो हमला किया गया है उसमें यूएई के अमेरिकन बेस का इस्तेमाल किया गया था। अब्बास अराक्ची ने खुद ये बात कही थी और तब से हम देख रहे हैं दुबई पर, यूएई पर हमले और बढ़ गए। और देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी एक और नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले के बाद हवाई यात्रा पर असर पड़ा है। तो दुबई एयरपोर्ट लगातार ईरान के टारगेट पर है और एक बार फिर से
दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया गया और ठीक पास जाकर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया। ये देखिए कितना बड़ा धमाका होता है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, युद्ध का 7वां दिन और भीषण और विध्वंसक और लगातार खाड़ी देशों पर हमला। और उनमें से एक तस्वीर आपके सामने, ये दुबई एयरपोर्ट पर एक और हमले की। और वहीं इराक के सुलेमानिया में भी हमला हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने पर हमला किया गया। ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने को ईरान समर्थित मिलिशिया चुन चुनकर निशाना बना रही है। और एक और बड़ी खबर, यूएई पर ईरान के हमले की नई लहर। 3 बंदरगाहों पर मिसाइल से एक साथ हमला किया गया। आसमान में ईरान की मिसाइल बौछार देखी गई। जबल अली, खलीफा और फुजैरा पोस्ट टारगेट। और इस हमले के बाद पोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी है, हिम्मत है तो होर्मुज भेजें अपने जहाज। आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की धमकी, हर हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। सीधे सीधे ईरान ने अमेरिका को चैलेंज किया है, कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत है तो अपने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजें। तो ट्रंप को बारूदी ललकार दी गई है ईरान की तरफ से। हॉर्मुज से वर्ल्ड वॉर का क्या वाकई में अब जो खतरा अभी तक माना जा रहा था वो सच हो सकता है? आईआरजीसी की क्या चेतावनी है? सीधे कह दिया गया है, ललकारा गया है कि हिम्मत है तो फारस की खाड़ी में जहाज भेजो या अमेरिका को ललकार, हर हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी ईरान के पूर्ण नियंत्रण में है। जी हां, जरूरत पड़ी तो शक्तिशाली हथियार से हमले होंगे। जब तक दुश्मन खत्म नहीं होता हमले जारी रखेंगे। ये अली मोहम्मद नैनी की तरफ से कहा गया है, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। धमकी की वजह क्या है? ट्रंप ने कहा था कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है। अपनी सेना को मजबूत दिखाने की कोशिश अब ईरान की तरफ से की गई है। अभी तक हार नहीं मानी, लंबी जंग लड़ सकते हैं। ब्रजेश जी, क्या ये सीधे सीधे मैसेज देते हुए ईरान इस वक्त नजर आ रहा है? और जो खबरें सामने आ रही हैं, परिस्थितियां दिख रही हैं, उससे लग तो यही रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी पूरी तरह से दबदबा तो ईरान का ही है। समीर, 16वें दिन इस लड़ाई में हम पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन यूएस और इजराइल का ईरान के ऊपर में हावी हो रखा है। एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है और उसको लड़ने के लिए अच्छी तरीके से एसिमेट्रिक वॉर लड़ रहे हैं ईरान के लोग, खास करके आईआरजीसी के लोग। लड़ाई को उन्होंने फैलाया है पूरे गल्फ एरिया में। और सबसे जो सोर पॉइंट है, सबसे जो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसिव इशू है, हॉर्मुज के ऊपर में गतिविधियां रोक दी है शिपिंग की। इससे कारण पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। ये उनके स्ट्रेटजी के मुताबिक है और जो उनके बयान आ रहे हैं इसी को संबोधित करते हैं। खासकर होम फ्रंट में उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि भाई हम लड़ सकते हैं और हमारे पास में क्षमता है। तो ये जो हम लड़ाई देख रहे हैं 2 तरह की है। वेटिंग गेम चल रहा है, कौन पहले ब्लिंक करता है। अमेरिका और इजराइल हावी तो हो ही रखा है, उसमें कोई 2 शक नहीं है। जैसे आंकड़े बताते हैं, 90% जो मिसाइल्स हैं ईरान से वो कम हो गए हैं। ईरान के पास में लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल नहीं है, इस वजह से शायद वो गल्फ के देशों के ऊपर में ठिकाना लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। ये दुबई हो या यूएई के बाकी पोर्ट हो, तो इस तरह की कहानी भी चल रही है। मगर हॉर्मुज एक ऐसा सेंसिटिव स्पॉट है जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया है और वो उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। लड़ाई का अंत क्या होगा आंकड़े लगाने मुश्किल है, मगर सोचते हैं कि 3 पहलू हो सकते हैं। पहला, एक यही रजीम स्ट्रांग होके रह जाएगी और अमेरिका को ब्लिंक करना पड़ेगा डोमेस्टिक ऑडियंस, डोमेस्टिक प्रेशर से। जी। दूसरा, ये जो रजीम है वो वीकेंड हो जाएगी और अमेरिका का कहना मानना शुरू कर देगी, जैसे साउथ अमेरिका में वेनेजुएला में हुआ था। वो अमेरिका चाहता है सबसे अच्छी। बिल्कुल सर, और यही सोचकर तो अमेरिका ने हमला कर दिया कि जो वेनेजुएला की तरह हुआ था बस चंद घंटों में ही निपटारा हो जाएगा। लेकिन देखते देखते 17 दिन हो गए और ईरान को पता है
कि अगर होर्मुज की खाड़ी पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो फिर तो उसकी हार तय, इसलिए पूरी ताकत ईरान लगा देगा। एक और बड़ी खबर, इराक के एरबिल में IRGC का ड्रोन से हमला हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने पर हमला, एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला। और वहीं इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा हमले, तेल अवीव का आसमान और मिसाइलें ईरान की गरजती नजर आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में हमले का एक नया वीडियो आपको दिखाते हैं। तेहरान के आसमान में दिखा है काला धुआं। रिहायशी इलाके में अटैक के बाद यह आग लग गई, देखिए आप। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की नाटो को चेतावनी। जी हां, नाटो को भी धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज का इस्तेमाल करने वाला रास्ता खोलने में अमेरिका की मदद करें, सेना और कमांडो भेज ईरान को हॉर्मुज से हटाएं, ये नाटो से चाहते हैं ट्रंप। यूरोप और चीन खाड़ी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, नाटो से सकारात्मक जवाब मिला तो बुरा होगा। तो हॉर्मुज पर नाटो वर्सेस ट्रंप। जी हां, नाटो से भी काफी खफा नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले तो खुद दावे कर रहे थे कि अमेरिका अकेले सब कुछ कर लेगा, अब नाटो के भरोसे नजर आ रहे हैं। यूरोप और चीन खाड़ी के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, ये कह रहे हैं। हॉर्मुज में यूरोप अपने कमांडो और सैन्य मदद भेजे, ड्रोन और नेवल माइंस नष्ट करने में यूरोप हमारी मदद करे, ये ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में मदद नहीं की तो नाटो का भविष्य बुरा होगा। तो हर बार की तरह धमकी भरा अंदाज भी उनका फिर नजर आया। बिल्कुल समीर, और हमने यूक्रेन में मदद की है, देखेंगे वो मदद करते हैं या फिर नहीं, कुछ इस अंदाज में बोल रहे हैं। ब्रिटेन हमारा सहयोगी है, लेकिन उसके रुख से निराशा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आपने देखा और सुना। जेके त्रिपाठी सर, जैसा कल ईरान ने भी बोला था दुनिया के अलग अलग देशों का नाम लेते हुए कि आखिर क्यों अमेरिका दुनिया के सामने गिड़गड़ा रहा है, तो अब जो ये नाटो को कहा गया ये धमकी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप गिड़गड़ा रहे हैं कि आओ और हमारी मदद करो? देखिए करुणा, ट्रंप का यह बयान बड़ा ही बेतुका है, क्योंकि ट्रंप ने कहा, नेटो से ही नहीं अपने एलाइज से भी कहा है, जिसमें जापान ने पहले रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी कोई सेना, कोई जहाज नहीं भेजेंगे वहाँ। नेटो को अगर उन्होंने कहा है तो ये उनको भूल गया क्या कि करीब 1 साल पहले ट्रंप ने ही कहा था कि नेटो को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, हमें नेटो को हमारा सहारा नहीं लेना चाहिए। अब ट्रंप कह रहे हैं नेटो के सहारे की बात कि नेटो हमें मदद करे। दूसरी चीज़ ये कि नेटो किस तरह से मदद करेगा। नेटो के चार्टर में आर्टिकल 5 में ये है कि अगर नेटो के किसी देश पे हमला होता है तो सारे देश मदद करेंगे, लेकिन यहाँ हमला तो अमेरिका पे हुआ नहीं, अमेरिका ने खुद हमला किया है। और नेटो के देशों में भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जर्मनी और इटली ने ये कह दिया है एक तरह से कि देखिए हम इस लड़ाई में आपके साथ नहीं हैं। बाकी देशों में फ्रांस बचता है, इम्पॉर्टेंट देशों में ब्रिटेन बचता है। ब्रिटेन के खिलाफ ये कह ही रहे हैं कि मैं बड़ा निराश हूँ कि ब्रिटेन ने मुझे निराश किया है। तो मुझे नहीं लगता कि नेटो इसमें कूदेगा, क्योंकि नेटो अगर कूदता है, अभी तो रूस के साथ जंग में यूक्रेन में फंसा ही हुआ है, लेकिन अगर नेटो कूदता है तो फिर ये ट्रंप के लिए भी बहुत बुरा होगा। और ट्रंप का जो इनिशियल कैलकुलेशन था कि नहीं हम 3-4 दिन में लड़ाई ख़त्म कर देंगे, वो सारा का सारा ध्वस्त हुआ पड़ा है। और एप्स्टीन की जो बात हो रही थी, देखिए नॉर्मली कोई देश ऐसा नहीं करता, नॉर्मली अमेरिका भी नहीं करता, लेकिन यहाँ सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। यहाँ अमेरिका के ऊपर एक एबनॉर्मल आदमी बैठा हुआ है और वो क्या करेगा। देखिए क्या बयान आ रहे हैं कि खamenei ने कहा था कि ये मुस्तफा बड़ा नालायक है। अगर ऐसी बात है तो और भी बयान चल रहे हैं जिसमें ट्रंप की माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, आएगा तो दुनिया का सबसे बुरा राष्ट्रपति साबित होगा। तो ये प्रोपेगेंडा वार चल रहे हैं दोनों ओर से। शायद आज दुनिया में बहुत सारे लोग वही सोच रहे होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की सोच थी, डोनाल्ड ट्रंप की मां की सोच थी अपने बेटे को लेकर। बहरहाल देखिए, IAF की पश्चिमी ईरान में जो स्ट्राइक हुई है उससे जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। ईरानी लॉन्चिंग क्रू पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। इजरायली एयरफोर्सेस के ड्रोन अटैक में लॉन्चिंग क्रू तबाह हो गया। ये देखो।
और देखिए एक और बड़ी खबर, मलेशिया के ठिकाने पर इजराइल का हमला। किरकुक के बशीर गांव में एयर स्ट्राइक की गई है। ARGC समर्थित जो मिलिशिया ग्रुप है उसको भारी नुकसान इजराइल के इस हमले में हुआ। और सबसे विध्वंसक मिसाइल से ईरान ने किया है हमला। पहली बार सेजिल मिसाइल से किया गया अटैक। ईरान ने इजरायली शहर पर यह घातक मिसाइल दागी है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है सेजिल, और उसका इस्तेमाल पहली बार इस जंग में ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑपरेशन सैजिल दहला इजराइल, क्या है ये? ईरान ने पहली बार क्या किया? सैजिल मिसाइल से हमला किया है। आधुनिक मीडियम रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मिसाइल की ताकत आप देखिए, 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल वाली ये मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, यानी इजराइल बहुत ही आसानी के साथ इसकी रेंज में है। इजराइल के तेल अवीव तक हमला करने में यह सक्षम है। 700 से 1000 वॉरहेड ये ले जाने में सक्षम है। मायने क्या है? छोटी मिसाइलों से नुकसान कम, तो सेजिल का इस्तेमाल। ईरान काफी दबाव में, इसलिए खतरनाक हथियार से जो हमला है वो कर रहा है। समीर जी हाँ, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है जानने के लिए सीधे आपको तेल अवीव लिए चलते हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कल ही ये बयान ईरान की तरफ से आया था कि अब तक तो हम पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे, छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे इस जंग में, लेकिन अब सेजिल से हमला किया जा रहा है जो कि बहुत घातक मिसाइल है। पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। क्या तेल अवीव को भी इस खतरे का एहसास है? देखिए, कम से कम तेल अवीव के आने वाले मिसाइल और उसकी क्षमता को के बाद तो इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है कि ईरान के पास कुछ और भी किस्म के मिसाइल हों, और वो एक स्ट्रेटजी के साथ अभी ये प्लान कर रही होगी कि पहले पुराने मिसाइल भेजा जाए या पहले कम क्षमता वाले मिसाइल भेजे जाएं, और जब इजराइल के और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर हैं वो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद से फिर और ज़्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल भेजे जाएं ताकि तेल अवीव में और आसपास के इलाकों में ज़्यादा तबाही हो सकते। ये युद्ध की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसके उलट दूसरा भी हो सकता है कि आप ये बताने के लिए कि हम अभी बहुत ताकतवर हैं और दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। तो ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है कि ईरान के इन दावों में सच्चाई कितनी है, लेकिन जो मिसाइल अभी आ रहे हैं वो भी कम घातक नहीं है, वो भी कम मारक क्षमता वाले नहीं हैं, बल्कि अगर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होते तो बहुत ज़्यादा तबाही मचते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अमेरिका और इजराइल के स्ट्राइक ईरान पर हो रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं। उसकी तुलना में इजराइल में तबाही 2% 4% ही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो ईरान से आने वाले मिसाइलों की संख्या जो है वो अलग अलग टारगेट है, उनके अखाड़ी देश भी हैं, इजराइल भी हैं, और फिर इजराइल आने तक उनको एयर डिफेंस सिस्टम रोकने की बिल्कुल मनीष, यानी आपने सही कहा कि पूरी कोशिश ऐसी लगती है कि ईरान ने इन 16-17 दिनों में ऐसी मिसाइल का या फिर कई बार तो डमी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया ताकि थका दिया जाए एयर डिफेंस को, और उसके बाद अब और शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरान की मिसाइल को मार गिराया। इजरायली ठिकाने की ओर लगातार बढ़ रही थी यह मिसाइल, आसमान में बिखरे ईरानी मिसाइल के टुकड़े, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। ये देखिए, और एक बहुत अहम खबर है, यूरेनियम को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि ईरान ने कभी बम बनाने की बात नहीं कही। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हम संवर्धित यूरेनियम देने के लिए तैयार थे, ये कहा है अब्बास अराक्ची ने। लेकिन ईरान पर हमला कर दिया गया। आपको याद होगा, पहले मस्कट और फिर जेनेवा में ईरान अमेरिका की वार्ता चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और अब्बास अराक्ची ये जिक्र कर रहे हैं कि उस बातचीत में ईरान की तरफ से ये बात कही गई थी कि ईरान कभी बम नहीं बनाएगा। यहां तक कि जो 440 किलो संवर्धित यूरेनियम उसके पास है वो भी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी अटैक कर दिया गया।